और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। मालूम हो कि राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया को शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद वो 7 दिन तक सीबीआई हिरासत में रहे। फिर 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया। और वहीं ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसे नहीं मिले, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता को ईडी ने 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। के कविता से भी गुरुवार को यानी उनसे भी गुरुवार को पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने ईडी से और समय देने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्रीय एजेंसी ने मंजूर कर लिया और उन्हें 11 मार्च को बुलाया गया है। कविता ने गुरुवार को इस सिलसिले में एक प्रेस वार्ता की और कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बीआरएस की एमएलसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों में मोदी से पहले ईडी पहुंचती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंटरोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज फॉर एवरी कॉमन वुमन इन दिस कंट्री। आई वांट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम गुरुवार को राजभवन में आयोजित हुआ। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने राजभवन मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आतिशी दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री होंगी। शिक्षा के अलावा वो ऊर्जा और पर्यटन विभाग भी संभालेंगी। दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। वो स्वास्थ्य, शहरी विकास, पानी और उद्योग विभाग संभालेंगे। बता दें, भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी ओर आतिशी एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया था। इससे पहले राष्ट्रपति ने आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया था।
हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसी हमारी प्रभु से जो है हमारा विनय है कि ये जल्द हो। अरविंद केजरीवाल जी के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्वास्थ्य के हैं, एजुकेशन के हैं, वाटर डिपार्टमेंट के हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। जो काम पिछले कुछ महीनों से स्लो चल रहे थे उन कामों के अंदर तेज़ी लाई जाए और दिल्ली वालों को जो हमने वादे किए हैं वो उसको पूरा करें। दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला है। ये एक मुश्किल परिस्थिति है और इस मुश्किल परिस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां हमें संभालने को मिली हैं। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था, तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया। वित्तीय 2023-2024 के बजट में आम नागरिक, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, मेट्रो, आम जनता के लिए घर जैसी कई अहम चीजों पर ध्यान दिया गया है। बजट में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर योजनाओं की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनकी शिक्षा और स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखा गया है। माया नगरी मुंबई में मेट्रो का जाल फैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट, किसानों को किसान सम्मान निधि तर्ज पर 6,000 रुपए सालाना देने और राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या दरात आता संपूर्ण राज्यामध्ये हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाळासाहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे है, ये मुंबई सिंधुदुर्ग है, वहाँ उससे कई ऐसे प्रकल्प हैं जो है मेट्रो के प्रकल्प है, इसमें कई रोडे अटके थे उसको दूर किया है, स्पीड ब्रेकर को हटा दिया है, वो कर रहे हैं हम लोग। बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना जो मुंबई में शुरू हुआ उसका रिस्पॉन्स दे के पूरे राज्य में 700 जगह पर बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना शुरू हो जाएगा। लोगों को मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में उनकी जांच होगी, उनको उसका फ़ायदा होगा। मेडिकल कॉलेज हम कर रहे हैं, पीएससी को अपग्रेड कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को काफ़ी सुविधा मिले। इतने ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उनका जो रख रखाव है, पुनर्विकास है, वहाँ आजू बाजू के परिसर का विकास है, वो करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। कई प्राचीन मंदिर है उसको हम लोग ये कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। जैसे भीमाशंकर है उसको हम लोग ये कर रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले है, फोर्ट है, उसका जो रिस्टोरेशन है, वहाँ का विकास है, उसे हम लोग चालना दे रहे हैं। जो हमारी ऐतिहासिक है धरोहर है, हमारी परंपरा है, इतिहास है, उसे संवारना है, वो हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह पूरी तरह ये जो बजट है, अर्थ संकल्प है, ये आम लोगों के लिए है। ये सर्वसामान्य मानुष को केंद्र बिंदु रखकर हम लोगों ने तैयार किया। 1.5 लाख का जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो है 1.5 लाख का लिमिट 5 लाख कर दिया है, उसमें से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब आम आदमी को जब कुछ भी आरोग्य सुविधा हो, उसको ट्रीटमेंट तो वो मुफ्त में ये सरकार ने वो करने की सब प्रावधान किया। मुंबई को 1729 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। मुंबई सुशोभित होगी, मुंबई प्रदूषण मुक्त करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर कंक्रीट के रोड होंगे, खड्डे मुक्त रास्ते होंगे और यहाँ कोलीवाड़े का विकास होगा। ये सब होगा। कौन बोले मुंबई के लिए नहीं किया? मुंबई का काम शुरू कर दिया हम लोग ने, उसे तो पेट दर्द हो गया सबको।
ये क्या हो रहा है। और बजट जो किया है, विपक्ष को ये भरोसा नहीं था कि इतने बड़े निर्णय ये अर्थसंकल्प में ले सकते हैं, इसलिए उनको कोई सूझबूझ ही नहीं है, वो समझते नहीं कुछ भी। अभी उनका मुंह बंद हो गया है। गर्मी के मौसम के आने से पहले ही तापमान में बढ़ोतरी के चलते आने वाले महीनों में बिजली कटौती की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने और बिजली कटौती को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आ गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली कंपनियों से हर हाल में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती का लोगों को सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी स्टेक होल्डरों से बिजली की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेलवे, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों से साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आने वाली गर्मी के मौसम, खासतौर से अप्रैल और मई 2023 में देश में बिजली उत्पादन और सप्लाई के हालात को लेकर समीक्षा की। राहुल गांधी के विदेशों में जाकर दिए बयानों पर सियासत जारी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर बात करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की आदत है कि वो विदेश में जाकर बातें करते हैं। देश में तो राहुल गांधी को कोई सुनता नहीं और बात भी ऐसी बचकानी करते हैं कि वो अपने बयान से देश का सिर झुकाने का काम करते हैं। देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। तो जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना, ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। उधर सीएम के हमले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो कुछ विदेश में कहा है वो अपनों के बीच कहा है और देश के जो हालात हैं उसे ही बयान किया है। गांधी ने वो बात कही है जो यहां भी कहते हैं और वहां भी जो कही है हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो वहां सांसद हैं, उनके बीच में कही है। तो अपने लोगों में अपनी जैसी बात नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मोदी जी भी तो वहां पे लोगों को लेके जाते हैं साथ में कि मोदी मोदी करना, वहां यहाँ से साथ ले जाते हैं गुजरात से, वहां कराते हैं और बोल के आते हैं कि सब ठीक चल रहा है, जबकि पूरी हिंदुस्तानी जनता जानती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर नेशनल न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। कुशवाहा को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर बिहार में राजनीति गर्म है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के बाद कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कुशवाहा की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई ऐसे इलाके में जा रहे थे और कई तरह के जो इनपुट्स जो है लगातार उनके खिलाफ मिल रहे थे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए Y+ की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है। Y+ सुरक्षा मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र की दरियादिली महागठबंधन के नेताओं को पच नहीं रही है। Y श्रेणी या Z श्रेणी मुहैया कराने का मतलब क्या लॉजिक है, हमको नहीं समझ में आता है। और अगर आप मुहैया करा रहे हैं तो आप किसके पैसे पे मुहैया करा रहे हैं? ऐसे अवसरवादी पार्टी के द्वारा अवसरवादी नेताओं का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए क्या इशारा करता है ये हम सब समझ ले और जनता समझ रही है। जो भी कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी महागठबंधन के खिलाफ है,
उसे वाई श्रेणी की सुरक्षा देंगे ये लोग, उसे हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर लें ये लोग, उसे इस देश का पूरा धन लूट कर विदेश में भाग जाने की सुविधा दे सकते हैं ये लोग। महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया। संजय जायसवाल का कहना है कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की अनुशंसा पर दी गई है, इस पर बेवजह सियासत नहीं करनी चाहिए। बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। अब जरा ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में बिहार के किस किस नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद जैसे ही चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में वीआईपी के मुकेश सहनी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा को मिली प्लस श्रेणी की सुरक्षा को बीजेपी के साथ बढ़ती उनकी नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। श्योपुर, निवाड़ी के अलावा कई जिलों में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा का भरोसा दिया है। श्योपुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसान संकट में है। विजयपुर इलाके में खेतों में खड़ी सरसों, चना और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों को चिंता है कि अगर फिर बारिश और ओलावृष्टि हुई तो फसलें पूरी तरह चौपट हो जाएंगी। श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड इलाके के मढ़ा, ऊपचा और बेनीपुरा समेत दर्जन भर से ज्यादा गाँव में ओलावृष्टि हुई है। इसकी वजह से खेतों में खड़े गेहूं की फसल खेत में ही बिछ गई है। वहीं श्योपुर के विजयपुर बेनीपुरा गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत भी हुई। उधर निवाड़ी में भी किसान परेशान हैं। पृथ्वीपुर और चंदपुरा क्षेत्र में खेतों में खड़ी गेहूं, चने और सरसों की फसल बुरी तरह नष्ट हो गई। किसानों को अब सरकार से ही उम्मीद है। फसल को मतलब जितनी जैसे पानी तो वैसे लग ही रहा था अभी, और वैसे पानी और आंधी जो आई तो उससे पूरी फसल जो है बिल्कुल बिछ गई है जमीन में, बिल्कुल चिपक गई जमीन से। अब जब अब गिर गई तो उसमें तो कुछ निकलना नहीं है। किसानों की चिंता से सरकार भी वाकिफ है। यही वजह है कि सीएम शिवराज ने कहा है कि सर्वे के बाद किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। बस सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूं, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता करें। मैं साथ हूं, सरकार साथ है। सर्वे के बाद आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि और फिर फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर से बारिश की चेतावनी दी है। ये किसानों के लिए चिंता की बात है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हैं। बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में आलू का भाव न मिलने से दुखी किसानों ने सैकड़ों क्विंटल आलू सड़क पर फेंक दिया। किसानों ने सरकार से आलू के लिए एमएसपी तय करने और मंडी व्यवस्था लागू करने की मांग के साथ ही फसल क्षति के लिए मुआवजे की भी मांग की है। वादा था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की हालत कितनी बदली और उनके उत्पादों का क्या मूल्य मिल रहा है, ये बेगूसराय की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां किसानों ने सैकड़ों क्विंटल आलू सड़क पर फेंक दिया है और किसानों की मेहनत को गाड़ियां रौंद रही हैं। उत्पादक किसान जब खेत में उसका आलू कोराने लगा तो उसकी कीमत हो गई 400 रुपये क्विंटल, और 400 रुपये क्विंटल भी लेने वाला कोई नहीं है। बछवाड़ा प्रखंड के ये किसान आलू का भाव नहीं मिलने से परेशान हैं। आलू का भाव इतना गिर गया है कि किसानों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। किसानों की मेहनत से पैदा किया गया आलू 4 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। ऐसे में या तो किसान खेत में ही अपने आलू को सड़ने दे या फिर खेत से आलू निकालकर सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं।
सड़क पर आलू फेंककर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आलू के लिए एमएसपी तय करने, मंडी व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही किसान अब फसल क्षति के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। आलू को एमएसपी के दायरे में नहीं रखा है। इसका नतीजा है कि औने पौने दाम पर आलू को कोई खरीदने की दिया, उसको एमएसपी के दायरे में लावे और एमएसपी पर गारंटी करे खरीदना। इसके बाद जो भाड़ा बढ़ा दिया अभी 50 रुपया स्टोरेज में, वो भाड़ा वापस ले और स्टोरेज में किसानों का आलू रखे। शायद ये दुर्भाग्य ही है कि किसान बहुल देश में जब जब किसानों की बम्पर उपज होती है तब तब उस फसल की कीमत आती है और किसान के सपने चूर चूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।